मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 5। इस लेक्चर में हम लोग यूडोमेट्री समझते हैं। यूडोमेट्री वास्तव में स्टोइचियोमेट्री है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी। बस इसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसियस फेज में होते हैं। तो शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर a hypothetical chemical equation. A hypothetical chemical equation. मान लेते हैं कोई इक्वेशन है वो 2A गैसियस फेज में प्लस 3B गैसियस फेज में, और ये रिएक्ट करके 4C गैसियस फेज में प्लस 7D गैसियस फेज में ये बना रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें अगर हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स देखें तो A का 2, B का 3, C का 4 और D का 7। इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 मोल A के लिए तो 2 मोल A से रिएक्ट करने के लिए जो ज़रूरत होगी वो 3 मोल B की होगी, और 2 मोल A और 3 मोल B एक दूसरे से पूरी तरह से रिएक्ट करके 4 मोल C के बनाएंगे और 7 मोल D के बनाएंगे। अब ये तो मोल की बात हो गई। आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है PV इक्वल टू nRT होती है। तो अगर हम कहें कि इफ P दैट मीन्स प्रेशर और T टेम्परेचर आर सेम फॉर ऑल द reactants and products, दैट मीन्स A, B, C और ये D, ये चारों का प्रेशर और टेम्परेचर अगर सेम रखा गया, इनका जो मेज़रमेंट लिया गया है वो सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर लिया गया है, तो यहाँ पर हम देखें कि P सबके लिए बराबर है, T सबके लिए बराबर हो जाएगा, R गैस कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। दैट मीन्स जो रेशियो इनके मोल्स में था, हम देख रहे हैं 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 7 मोल, तो यही सेम रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा इनके वॉल्यूम में। तो दैट मीन्स अब हम इसको लिख सकते हैं 2A गैसियस प्लस 3B गैसियस दिस गोइंग टू 4C गैसियस प्लस 7D गैसियस। तो पहले हम लोगों ने जो चीज़ मोल में लिखी थी वही चीज़ अब हम वॉल्यूम में लिख दें। दैट मीन्स 2 वॉल्यूम किसी में भी हो, मिलीलीटर में हो, लीटर में हो, 2 वॉल्यूम अगर A के रिएक्ट करेंगे तो इससे रिएक्ट करने के लिए 3 वॉल्यूम B के ज़रूरत पड़ेगी और 4 वॉल्यूम C बनेगा और 7 वॉल्यूम D बनेगा। तो ये चीज़ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल को रिप्लेस कर दिया है वॉल्यूम से, क्योंकि PV इक्वल टू nRT में P और T सेम है, R गैस कांस्टेंट है। अब हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई हाइड्रोकार्बन बर्न किया जाए, तो एक हाइड्रोकार्बन जरा देख लेते हैं कोई। तो let's take the example of burning of a hypothetical hydrocarbon।
हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। तो लेट से हमारा हाइड्रोकार्बन कुछ CXHY है। बर्न करने का मतलब इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, तो जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। तो X कार्बन इधर है तो हमें मिल जाएगा X CO2 प्लस YH है तो इधर मिल जाएगा Y/2 H2O। तो जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो X प्लस Y/4 की। तो अब हम देखें कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखा गया है तो यहाँ पर अगर 1 वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन की रिक्वायरमेंट है या इसको 1 वॉल्यूम इसको लेट से बर्न करना है, जलाना है, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की वो X प्लस Y/4 वॉल्यूम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और हमें X वॉल्यूम CO2 मिल जाएगा और Y/2 वॉल्यूम H2O का मिल जाएगा। इस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस में ऐसा दिया होता है कि ये जो CO2 निकली ये किसी में एब्जॉर्ब करा दी गई या कोई और गैस निकली वो किसी में एब्जॉर्ब करा दी गई। तो कुछ एक देख लेते हैं हम लोग कि कौन सी गैस कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है। तो इस साइड हम लिखें गैस एब्जॉर्ब्ड, कौन सी गैस एब्जॉर्ब हो रही है, और इधर लिखें एब्जॉर्बेंट, दैट मीन्स इस गैस को एब्जॉर्ब करने वाला कौन है। तो जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, इस तरह की जो एसिडिक गैसेस हैं ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं KOH सॉल्यूशन में। CO कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है अमोनिकल क्यूप्रस ऑक्साइड में। अमोनिकल क्यूप्रस ऑक्साइड में। O2 ये एब्जॉर्ब होती है एल्केलाइन पाइरोगैनॉल में। ओजोन एब्जॉर्ब होती है टर्पेंटीन ऑयल में। तो ये चीजें याद होनी चाहिए कि कौन सी गैस कहां पर एब्जॉर्ब होती है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है वेपर डेंसिटी का। तो वेपर डेंसिटी हम समझते हैं क्या होता है भाई। तो वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस दिस इज इक्वल टू, एक्चुअली जो वेपर डेंसिटी है ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द गिवन गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। दैट मीन्स कोई गैस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना गुना भारी है वही उस गैस का रिलेटिव डेंसिटी हो जाता है। तो वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस दिस इज इक्वल टू डेंसिटी of the given gas this divided by density of H2 in same condition। ये अब डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो अगर हम जो गिवन गैस है और हाइड्रोजन है दोनों का वॉल्यूम सेम रख दें तो ये जो डेंसिटी का रेशियो है ये हो जाएगा मास का रेशियो। तो हम लोग ऐसा करते हैं मास ऑफ 22.4 लीटर गैस ले लेते हैं एट STP पर और नीचे मास ऑफ सेम 22.4 लीटर H2 ले लेते हैं एट STP पर।
तो अब मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पहले लेक्चर में ही पढ़ चुके कि कोई भी गैस हो उसका 22.4 लीटर अगर लिया जाएगा एसटीपी पर, तो वो बराबर होगा उसके मॉलिक्यूलर मास के। तो दैट मीन्स दिस इज मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, और नीचे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है, वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोगों ने जो ये थ्योरी पढ़ी है अभी, ये कि नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग यहाँ से पीवी इक्वल टू एनआरटी को यूज करके वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो जो चीज़ यहाँ मोल्स में थी, जो रेशियो मोल्स में था, वही सेम रेशियो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा वॉल्यूम पर। इसी को हम लोग यूडोमेट्री बोलते हैं, और इसी पर बेस्ड अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10 ml of a gaseous hydrocarbon was burned completely in 80 ml of O2 at STP। तो हाइड्रोकार्बन मान लेते हैं कि अपना हाइड्रोकार्बन लेट से कुछ CXHY है, ऑक्सीजन में बर्न किया जा रहा है, तो हमें पता है X प्लस वाई बाई 4 O2 लगेगा, और जो बनेगा वो X CO2 प्लस y बाई 2 H2O। कहा जा रहा है कि द रिमेनिंग गैस ऑक्युपाइड 70 ml एट STP। तो STP की बात है, तो STP मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इसका वॉल्यूम, H2O का कोई वॉल्यूम नहीं होगा, ये वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा गैस की तुलना में। दिस वॉल्यूम बिकेम 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH सोल्यूशन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन? तो 10 ml ये लिया गया है, ऑक्सीजन ली गई है 80 ml, और ये शुरू में 0 रहा होगा। कहा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली बर्न किया गया, तो दैट मीन्स ये 0 बचा। अब देख रहे हैं कि अगर एक वॉल्यूम CXHY का रिएक्ट करेगा तो इससे करस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन के कितने रिएक्ट करेंगे? X प्लस वाई बाई 4 वॉल्यूम। तो अगर ये 10 ml रिएक्ट किया है तो ये X प्लस वाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रिएक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन बचेगा कितना? 80 माइनस 10X प्लस वाई बाई 4, और CO2 कितना बन जाएगा? तो देख रहे हैं कि 1 से X है तो 10 से 10X। ये अब हमें दिया गया है द रिमेनिंग गैस ऑक्युपाइड 70 ml एट STP। तो रिमेनिंग में क्या क्या है? ये बचा हुआ ऑक्सीजन है और प्रोड्यूस हुआ CO2 है। तो दैट मीन्स पहली जो चीज़ हमें दी हुई है वो ये कि दिस 80 माइनस 10 X प्लस वाई बाई 4 प्लस 10X, दिस इज इक्वल टू 70। पहली इक्वेशन बन गई। फिर दिया हुआ है दिस वॉल्यूम बिकेम 50 ml, दैट मीन्स जो 70 ml था ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH सोल्यूशन, इसको जब KOH सोल्यूशन से ट्रीट कर दिया तो जो वॉल्यूम बचा वो कितना? 50 ml। तो दैट मीन्स एब्जॉर्ब क्या हुआ होगा KOH सोल्यूशन में? CO2। तो CO2 कितना रहा होगा? 70 माइनस 50, दैट मीन्स 20। तो दैट मीन्स दूसरी इक्वेशन हम लिख दें कि वॉल्यूम ऑफ दिस CO2 दैट मीन्स 10X, जो कि एब्जॉर्ब हो गया KOH में, कितना है? 20। तो दिस 20, ये इक्वेशन नंबर 2। तो X और Y दो अननोन है और ये दो इक्वेशन है, X Y दोनों हमें मिल जाएंगे। एक और प्रॉब्लम देखते हैं इस पर। 16 ml of a hydrocarbon gas was exploded with excess of oxygen। तो हाइड्रोकार्बन मान लेते हैं अपना CXHY, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन X प्लस वाई बाई 4 O2, ये ऑक्सीजन हमें एक्सेस में दी गई है। रिएक्शन जो होगी मालूम है हमें
XCO2 प्लस Y/2 H2O, ये 16 ml था, तो ये 16 ml ये एक्सेस में दे रखा है, ये 0 होगा। ऑन कूलिंग की बात की जा रही है, तो कूलिंग की बात की जा रही है, दैट मीन्स ये चीज नेग्लिजिबल होगी, H2O लिक्विड फॉर्म में होगा। कहा जा रहा है कि ऑन कूलिंग द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग गैसेस मिक्सचर वॉज रिड्यूस्ड बाई 48 ml। नहीं, ऑन कूलिंग दैट मीन्स कूल करने के बाद कहा जा रहा है, ऑन कूलिंग द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर वॉज रिड्यूस्ड बाई 48 ml। दैट मीन्स कूल करने के बाद जो वॉल्यूम था वो 48 ml से रिड्यूस हो गया। तो किसके करस्पॉन्डिंग रिड्यूस हुआ होगा? वो इसी H2O के करस्पॉन्डिंग रिड्यूस हुआ होगा। तो H2O का वॉल्यूम शुरू में नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे, क्योंकि वॉल्यूम इसका रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स कोई एसटीपी की कंडीशन नहीं होगी। तो ये 16 ml था, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया गया, तो ये 0। CO2 कितना बन जाएगा? 16x H2O कितना बना होगा? 16 इंटू Y/2। कह रहा है कि ऑन कूलिंग, तो कूल करने पे ऑब्वियसली यही गया है, तो पहला इक्वेशन हम इसमें लिख दें 16 इंटू Y/2 दिस इज इक्वल टू 48। ये यहां से y की वैल्यू मिल गई। फिर कह रहा है व्हेन KOH वॉज एडेड देयर वॉज ए फर्दर डिक्रीज ऑफ 48 ml। तो KOH ने किसको एब्जॉर्ब किया होगा? इस CO2 को। तो हम लिखें कि 16x दिस इज इक्वल टू 48। तो यहां से x और y हमें दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। दिया हुआ है 7.5 ml of a gaseous hydrocarbon was exploded with 36 ml of oxygen. The volume of gases on cooling was found to be 28.5 ml, 15 ml of which was absorbed by KOH and the rest was absorbed in a solution of alkaline pyrogalol. एल्कलाइन पाइरोगैलॉल आते ही दिमाग में आना चाहिए कि एल्कलाइन पाइरोगैलॉल अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो किसको एब्जॉर्ब करेगा? O2 को। दैट मीन्स O2 कुछ बचा हुआ होगा। इफ ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशंस डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो मान लेते हैं हाइड्रोकार्बन अपना कुछ CXHY है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो मालूम है मैं X प्लस Y/4 O2 this going to X CO2 plus Y/2 H2O। हाइड्रोकार्बन लिया गया है 7.5 ml, ऑक्सीजन लिया गया है 36 ml, ये इनिशियली 0, ये 0। तो CXHY ये पूरा खत्म हो जा रहा है। ऑक्सीजन कितना बचेगा? 36 माइनस 7.5 टाइम्स X प्लस Y/4। CO2 कितना बन जाएगा? 7.5 X। ऑन कूलिंग की बात की जा रही है, तो कूलिंग में H2O लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो ये चीज नेग्लिजिबल हो जाएगी। अब इसको हम नेग्लेक्ट कर दें, तो ऑन कूलिंग वॉल्यूम कितना मिला? 28.5 ml। तो कूल करने पे हमारे पास होगा क्या? ये O2 होगा और ये CO2 होगा। दैट मीन्स हमें दे रखा है 36 माइनस 7.5 X प्लस Y/4 प्लस 7.5 X दिस इज इक्वल टू 28.5। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर कह रहा है 15 ml ऑफ विच वाज एब्जॉर्ब्ड बाई KOH। तो KOH में जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो 15 ml। तो KH में कौन एब्जॉर्ब होगा?
ये CO2। तो हम लिख लें 7.5x इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो दो इक्वेशन है और x और y दो अननोन है, तो ये सॉल्वेबल है, सॉल्व हो जाएंगे आराम से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 7.5 ml of a hydrocarbon gas was exploded with excess of oxygen. On cooling, it was found to have undergone a contraction of 15 ml. If the vapor density of the hydrocarbon is 14, determine its molecular formula. तो यहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन हम मान लेते हैं CxHy, ऑक्सीजन X प्लस Y/4O2, ये बनाएगा XCO2 प्लस Y/2 H2O। 7.5 ml दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन एक्सेस में है, ये 0 और ये भी शुरू में 0, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये एक्सेस में है ऑक्सीजन, तो इसकी बात ही नहीं करते हैं। CO2 बनेगा 7.5x और H2O बना होगा 7.5 इंटू Y/2। हमसे कहा जा रहा है ऑन कूलिंग इट वॉज फाउंड टू हैव अंडरगॉन ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 15 ml। तो कूल करने पर ये H2O ये लिक्विफाई हो गया होगा, तो दैट मीन्स हमें दिया हुआ है 7.5 इंटू Y/2, दिस इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है कि इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोकार्बन, तो वेपर डेंसिटी अगर 14 दी हुई है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, इसका डबल 28। तो दैट मीन्स x कार्बन है तो 12x प्लस y हाइड्रोजन है तो y दिस इज इक्वल टू 28। दिस x और y दो अननोन है, दो इक्वेशन है, तो ये सॉल्वेबल है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है 50 ml of a mixture of CO and CH4 was exploded with 85 ml of O2. The volume of CO2 produced was 50 ml. Calculate the percentage composition of gaseous mixture if all volumes are measured under the same conditions and the given volume of O2 is just sufficient for the combustion of 50 ml of the mixture of CO and CH4। तो CO CH4 दो है, 50 ml है, तो मान लेते हैं CO कुछ x ml है और CH4 कितना होगा 50 माइनस x ml होगा। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं O2 से, तो CO रिएक्ट करेगा प्लस हाफ O2 और ये बनाएगा CO2, CH4 रिएक्ट करेगा प्लस 2O2 और ये बनाएगा CO2 प्लस 2H2O। ये तो अब हम देखें, हमसे कहा जा रहा है कि the given volume of O2 is just sufficient for the combustion of 50 ml of mixture of CO and CH4। तो ऑक्सीजन जस्ट सफिशिएंट था इन दोनों से रिएक्ट करने के लिए। तो अगर XCO है तो इसके लिए जो O2 की जरूरत होगी वो कितना x/2। CH4 50 माइनस x है तो इसके लिए O2 कितना जरूरत होगा, इसका डबल, तो दैट मीन्स 2 टाइम्स 50 माइनस x और कितना ऑक्सीजन दिया हुआ है 85, तो दिस इज 85, इक्वेशन 1।
एकमात्र अननोन हमारे पास x है जो कि सॉल्वेबल है, तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा, तो CO और CH4 दोनों अलग अलग हमें मिल जाएंगे। तो ये लेक्चर नंबर 5 था हमारा। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स और यूडोमेट्री पर बेस देखेंगे और इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट पर बेस्ड भी देखेंगे।